नमस्कार। आज हमारे साथ श्री राज कमल, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं। राज करीब 13-14 सालों से क्रिमिनल प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। देश के सबसे बड़े क्रिमिनल वकीलों में से एक श्री के.टी. तुलसी के साथ राज ने अपना करियर की शुरुआत की है और बहुत सारे फेमस क्रिमिनल मैटर्स जैसे 2G स्कैम, जयललिता के खिलाफ जो केस हुआ था उसमें राज ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा कई बिल्डर्स के खिलाफ जैसे 3C, लोटस के प्रमोटर्स के खिलाफ, यूनिटेक के खिलाफ राज की एफआईआर के बाद एक्शन हुआ और उनके प्रमोटर्स को जेल जाना पड़ा। बड़े सारे बिल्डर्स जो गुड़गांव और पंजाब हरियाणा में हैं उनके खिलाफ राज बहुत सारे क्रिमिनल केसेस चंडीगढ़ हाईकोर्ट में भी हैंडल कर रहे हैं। तो राज, आपका स्वागत है। कुछ सवाल राज हमारे बायर्स से पूछते रहते हैं और हम चाहेंगे कि आप आज और आप आज उनका जवाब दीजिए ताकि उनको थोड़ी सुविधा हो, थोड़ी सहूलियत हो और वो अपने केसेस ठीक से हैंडल कर पाए। तो सबसे पहले राज, मैं किसी बिल्डर या बायर के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं सीधा बात करूंगा जैसे लोगों का अधिकार के बारे में। तो जैसे किसी के खिलाफ किसी को पुलिस स्टेशन से बुलावा आ जाता है और पुलिस कहती है कि जी आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है या कंप्लेंट हुई है और आप थाने में आइए, या पुलिस किसी के घर आ जाती है और उनको कहती है कि जी आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है या आपके खिलाफ कंप्लेंट हुआ है, तो उस केस में सबसे पहले क्या करना चाहिए ऐसे आदमी को? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिहिर को जो मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। जो आपका क्वेश्चन है मिहिर, उसका जवाब एक सिंपल तरीके से मैं ये देना चाहूँगा कि जैसे ही अगर एफआईआर रजिस्टर होती है आपके खिलाफ और आपको इस बात का पता चल जाता है, तो लोगों का एक झुकाव है, टेंडेंसी है कि वो तुरंत एंटीसिपेटरी बेल लेने कोर्ट पहुंचते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि तुरंत एंटीसिपेटरी बेल लेना जो है स्ट्रैटेजिकली गलत हो जाता है। क्योंकि पहले आप समझिए कि एज एक्यूज्ड आपका राइट है टू अंडरस्टैंड। आप देख सकते हैं एफआईआर। आप जैसे दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे एफआईआर अपलोड हो जाती है। तो आप पहले एफआईआर देखिए कि आपके ऊपर कौन से सेक्शंस लगे हैं, कितना ग्रेव और सीरियस ऑफेंस है, क्या चार्जेस है। उसके बाद अगर आपको लगता है, क्योंकि अरेस्ट की जो पावर है, लोग कोर्ट जाते हैं सिर्फ अरेस्ट से बचने के लिए, और एक स्ट्रेटेजिक गलती ये कर देते हैं कि एक बेल की पिटिशन में एक छोटी सी रिलीफ, मतलब अगर आप एक क्रिमिनल केस देखिए तो मैं बेल कहूंगा एक बहुत छोटी रिलीफ है, क्योंकि अल्टीमेट तो आप चाहेंगे कि आप एक्विट हो, आपका केस ही खत्म हो जाए। जी जी। तो बेल को मैं बहुत छोटी रिलीफ मानूंगा। तो छोटी रिलीफ लेने के चक्कर में आप अपना पूरा डिफेंस डिस्क्लोज कर देते हैं, जो आपका डिफेंस है, और पुलिस को आप एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि उस डिफेंस को काउंटर करने के लिए एक एलिगेशन और चार्जशीट के अंदर डाल दे। क्योंकि एफआईआर तो एक बहुत ही इनिशियल स्टेज होता है। एफआईआर सेक्शन 154 सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करके सेक्शन 173 सीआरपीसी में चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट फाइल होती है, उसके बाद भी ऑप्शन होता है पुलिस के पास फर्दर इन्वेस्टिगेट करके 173(8) के तहत, सीआरपीसी के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेट करे। तो मेरा ख्याल और मेरा ओपिनियन ये है कि जैसे ही आपको पता चले कि आपके ऊपर एफआईआर हुई है, तो जरूरी नहीं है कि आप अरेस्ट होंगे। आप एलिगेशंस को देखिए, पुलिस जो आपको समन दे रहा है, कौन से सेक्शन के अंदर समन दे रहा है वो भी देखिए। कई बार क्या होता है कि पुलिस आपको सवालात करने के लिए एज अ विटनेस केस में बुलाती है, लेकिन आप उस सवालों के जवाब नहीं दे के तुरंत कोर्ट चले जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यू हैव समथिंग टू हाइड। तो मेरे ख्याल से जो पुलिस के पास पावर ऑफ अरेस्ट है बहुत वाइड है, बहुत डिस्क्रिशनरी पावर है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो मैत्रेय जजमेंट है और अभी जो लेटेस्ट सुशीला अग्रवाल का जजमेंट आया है 2020 बिगिनिंग में,
तो उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि ये प्रेरोगेटिव है पुलिस ऑफिसर का, जो पावर्स है 41A के अंदर, सीआरपीसी के अंदर, पावर टू अरेस्ट, उनको एक रीजन देना पड़ेगा अरेस्ट का। अगर आपके जो एक पहले एक जजमेंट आई थी स्टेट ऑफ बिहार, बिहार की एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 7 साल के अंदर नीचे आपकी सजा वाले ऑफेंसेस से चार्ज हुए हो तो उसमें आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये कानून है। और कई बार क्या होता है कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट नहीं भी करना चाह रही हो, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से, अगर आपका नाम एफआईआर में है, अगर आप प्रोस्पेक्टिव एक्यूज, अगर एफआईआर में किसी का नाम है तो मैं उसको प्रोस्पेक्टिव एक्यूज बुलाना चाहूंगा चार्जशीट के पहले। अगर आप प्रोस्पेक्टिव एक्यूज हैं किसी केस में, मेरे ख्याल से आपको डील करना चाहिए उन एलिगेशंस को, अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। और जब आपको बिल्कुल यकीन हो जाए कि आप आपके फेवर में कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है और पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, दैट इज द ओनली टाइम व्हेन यू शुड गो टू द कोर्ट और जाके आपने एंटिसिपेटरी बेल लेनी चाहिए सेक्शन 438 सीआरपीसी के अंदर सेशंस कोर्ट से। तो ये है मेरा जवाब। मेर थैंक यू राज। ये काफी लोगों के सवाल इसमें क्लैरिफाई हो गए। आज एक और सवाल आता है, जैसे ये तो बात हो गई कि आपके खिलाफ अगर एफआईआर फाइल किया गया है तो क्या करें, पर एक सवाल आता है और बड़े सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं, आपसे भी पूछते रहते हैं कि अगर उनको एफआईआर करना हो किसी के खिलाफ या कंप्लेंट फाइल करनी हो किसी के खिलाफ, तो पुलिस स्टेशन जाना ही एक किसी के मन में ना बहुत भारी चीज हो जाती है कि जी पुलिस स्टेशन जाना है और एफआईआर करानी है। तो पुलिस कई बार लोगों की मदद करती है, कई बार एफआईआर कराने से मना कर देती है। जैसे बिल्डर बायर केसेस में आपने भी देखा है कि जैसे बायर्स जाते हैं बिल्डर के खिलाफ एफआईआर करने के लिए, तो पुलिस कई बार मना कर देती है और आपको कई बार कोर्ट के थ्रू ऑर्डर लेके आना पड़ता है कि जी पुलिस को डायरेक्शन दिया जाए कि वो एफआईआर करे। तो इन सब केसेस में अगर किसी को एफआईआर करानी हो किसी के खिलाफ या कंप्लेंट्स रजिस्टर कराना हो किसी के खिलाफ, तो क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए मीर, जो प्रोसीजर है सीआरपीसी के अंदर उसको तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि बहुत लोग निकलना नहीं चाहते हैं, बहुत लोग अगर कतराते हैं पुलिस स्टेशन जाने से, तो आजकल ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करने की सुविधा है। आप चाहे अगर दिल्ली पुलिस की मैं बात करूं, चाहे मैं यूपी पुलिस की बात करूं, आप अपना जो कंप्लेंट है आप ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको पुलिस स्टेशन जाना है और पुलिस स्टेशन में जाकर आपको अपना मैनुअल फिजिकली आपको कंप्लेंट दर्ज करानी है। बट दिल्ली में मैं समझता हूँ कि मैंने कई केसेस दिल्ली में किए होंगे, कई केसेस यूपी में, हरियाणा में, गुड़गांव में किए होंगे। जो इनिशियल स्टेज एफआईआर स्टेज की मैं बात करूं तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली के किसी भी आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वहां पे जो डायरी एंट्री होती है वहां पे कोई मना नहीं करेगा आपको वो डायरी नंबर देने से और आपकी कंप्लेन लेने से। उस पर क्या एक्शन होता है वो सेकंड स्टेज है, बट कोई भी आपको मना नहीं करेगा कि आप नहीं ये कंप्लेंट में नहीं लूंगा या ये इस तरीके की चीज। और दूसरा तरीका आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि एफआईआर देने आपको खुद चलकर जाना है पुलिस स्टेशन। लेकिन जब एक बार आप कंप्लेंट दे देते हैं और पुलिस जब आपको समन करती है सेक्शन 160 में एज अ विटनेस कि आप आइए अपना बयान दीजिए, तब तो आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है। आपको इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। आपका 161 सीआरपीसी का स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होगा। तो मेरा मानना है कि आप पहले तो ये सब स्टेप्स फॉलो करिए, कंप्लेंट की कॉपी दीजिए, जो पुलिस स्टेशन है उसकी एसएचओ को मार्क करिए। अगर उस पर एक्शन नहीं होता है तो एसीपी डीसीपी को मार्क करिए। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तब आपके पास ऑप्शन है कि सेक्शन 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी में आप कोर्ट में, जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, जो जिला का मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, उसके यहाँ पे आप दर्ज करिए कंप्लेंट की, आपकी एफआईआर दर्ज की जाए। और देन जो भी आपका केस का फैक्ट्स है आप जज साहब के पास रखिए और उनको लगेगा कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंग्रेडिएंट्स मेड आउट होती है तो आपकी एफआईआर जरूर दर्ज होगी। और अगर अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि ऐसे केस में आपने खुद ही इतना एविडेंस कलेक्ट कर लिया है तो वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं सेक्शन 200 की कंप्लेंट में। अगर एविडेंस सारा जो है डॉक्यूमेंट्री इन नेचर है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, अगर उसमें अरेस्ट की जरूरत नहीं है, तो उसको कंप्लेंट केस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो
बहुत सारे आपके पास रेमेडीज अवेलेबल हैं, बट वही है कि आपको थोड़ा सा, अगर आप अग्रीव्ड हैं, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगा के अपने लिए एक फ्लैट खरीदा था, आज वो फ्लैट अगर 8 साल 10 साल, अगर मैं होम बायर्स के जी जी जी। को लेकर बात करूं, तो उसमें थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा कि अब पैसा नहीं है, डाइवर्जन हो गया है, अरेस्ट होना है, रिकवरी होनी है, डॉक्यूमेंट सीज होना है। तो ये तो आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके आपको ये सारी जो कागजात हैं, जितनी भी हेल्प हो सकती है, आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ कोऑपरेट तो करनी पड़ेगी। जी तो जी। मीर, ये था मेरा जवाब। कुछ और अगर धन्यवाद। क्वेश्चन नहीं है नहीं आप ये इस बारे में? नहीं नहीं, धन्यवाद राज, आपका आपने जवाब दिया। काफी लोगों के बहुत सारे प्रश्नों का समाधान इससे हुआ होगा। अगर कुछ और प्रश्न आते रहेंगे तो हम आपको तंग करते रहेंगे और बुलाते रहेंगे, ताकि आप उनके क्रिमिनल लॉ बिल्कुल से बिल्कुल संबंधित प्रश्नों का जवाब देते रहें। धन्यवाद राज। बिल्कुल। मीर,